नमस्कार। आज इस वीडियो में हम अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतिम पाठ शब्दकोश के बारे में पढ़ेंगे और ये शब्दकोश जो है एक परिचय है। इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अभी तक शब्दकोश जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये टॉपिक बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं कुछ आपको शॉर्टकट्स बताऊँगी जिसके माध्यम से आपको ये पाठ जो है कुछ मिनटों में ही या कुछ घंटों में ही समझ आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले यही कहूँगी, इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। साथ ही साथ कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है शब्दकोश एक परिचय। तो जो ये टॉपिक है, जो ये विषय है शब्दकोश, शब्दकोश सुनते ही आपके माइंड में आ जाता है डिक्शनरी, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं कि शब्दकोश का मतलब क्या है। शब्दों का मतलब होते हैं वर्ड्स और कोश का मतलब खजाना, यानी ऐसे शब्दों का खजाना, ठीक है। तो डिक्शनरी में हमें पता है कि अगर हमें कोई वर्ड नहीं मालूम है, उसका मीनिंग नहीं मालूम है, तो हम डिक्शनरी में उसके बहुत से मतलब देख लेते हैं और हमें इंग्लिश डिक्शनरी आती भी है। हम अल्फ़ाबेटिकली उसको देख सकते हैं, जैसे ए है, बी है, तो पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, बी बाद में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए चारों ही ए है और हमें कुछ ऐसा वर्ड ढूंढना है तो हम उसका सेकंड फिर वर्ड देखना स्टार्ट कर देते, तो वहाँ कोई इतनी कन्फ्यूजन नहीं होती कि मात्राओं की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जो हिंदी डिक्शनरी है वो देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको हिंदी डिक्शनरी भी देखना ईजिली आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आप इतने मैच्योर स्टूडेंट्स हैं कि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं ये नहीं कहती हिंदी के व्यंजन स्वर सबको याद होते हैं। हिंदी के, चाहे हिंदी बोलना आपकी मदर टंग है या आप हिंदी बोलते आ रहे हैं तो आपके लिए ईजी है उसे बोलना, लेकिन उसको सीखना इंग्लिश से भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उसमें मात्राएं होती हैं। तो स्वर और व्यंजन का ज्ञान शब्दकोश को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले तो स्वर और व्यंजन का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम शब्दकोश का एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं कि शब्दकोश है क्या। सबसे पहले जो शब्दकोश है वो शब्दों का एक खजाना है जिसमें एक भाषा भाषी समुदाय में, यानी एक भाषा समुदाय के जो लोग हैं, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को एक निश्चित क्रम व्यवस्था के अनुसार संचित किया जाता है, यानी उसको क्रम वाइज दिखाया जाता है कि पहले ए है फिर बी है। तो उसी प्रकार हिंदी में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए स्वरों में पहले अ है, फिर आ है, फिर ई है, फिर बड़ा ई है, ठीक है। तो इस तरीके से संचित क्रम में इनको दिखाया जाता है। शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, कि वो शब्द कैसे बने, उनका स्रोत क्या है, शब्द के रूप क्या है, व्याकरणिक परिचय एवं विभिन्न संदर्भ परक अर्थों की जानकारी दी जाती है। और शब्द जो होते हैं, जो शब्दकोश होती है, जो हिंदी डिक्शनरी होती है, उनमें इन सब चीज़ों की आपको जानकारी प्राप्त होती है कि शब्द कैसे बना है, शब्दों की उत्पत्ति क्या हुई है, शब्द है क्या, उसका रूप क्या है और ग्रामेटिकली वो कैसा है, और इन सब का ज्ञान आपको दिया जाता है। अब साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि डिक्शनरी की आवश्यकता क्या है। जिस प्रकार इंग्लिश में डिक्शनरी की आवश्यकता होती है कठिन शब्दों को देखने के लिए जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, उसी प्रकार शब्दकोश क्यों इम्पोर्टेंस है। तो शब्दकोश शब्दों का खजाना होता है जहाँ से हम अधिक से अधिक शब्दों तथा उनके अर्थों को जान सकते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, लोग डिक्शनरी भी कहाँ परचेस करते हैं, गूगल पे वर्ड टाइप के और वहाँ पे जाके वो सारे मीनिंग वहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन शब्दकोश में प्रॉपर नियम होते हैं, प्रॉपर कानून होते हैं। ठीक है, आज के टाइम में गूगल है, यूज़ करते हैं, लेकिन शब्दकोश भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। शब्दकोश में शब्द एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं और एक मैनेजिंग रूप में होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, अतः शब्दों को आवश्यकता के अनुसार ढूंढने में आसानी होती है। यानी ऐसे नहीं रैंडमली वर्ड्स लिखे हैं, आप डिक्शनरी में देखते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले बी लिख दिया फिर डी लिख दिया, नहीं, रैंडमली नहीं होते। वो जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे स्वर व्यंजन होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो सीरीज़ में अपने होते हैं। अब हमने नॉर्मल तो ये जान लिया कि शब्दकोश है क्या और शब्दकोश हम लोगों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, कि हमें किसी शब्द का कोई मतलब नहीं पता तो हम शब्दकोश से जाकर उसे ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब सबसे पहले शब्दकोश को जानने के लिए जब हम हिंदी डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, जिस तरह हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लर्न होते हैं ABCDEFGH, उसी तरह हमें हिंदी के भी जो स्वर यानी जो वर्णमाला है वो लर्न होनी चाहिए, जिसमें जो होते हैं स्वर होते हैं
और व्यंजन होते हैं। अब स्वर सबको पता है, जैसे कि आप डेस्कटॉप पे भी देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और अंग, बड़ा अंग। ठीक है, तो ये सारे आपके स्वर होते हैं जिसमें अंग और जो अंगा होता है उसको गिनती में नहीं लिया जाता, स्वरों की श्रेणी में नहीं लिया जाता, इन्हें एक तरह की मात्रा के तौर पर यहाँ पे लिया जाता है, लेकिन ये स्वर ही कहलाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ होते हैं व्यंजन, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सारे होते हैं। और जिसमें हमें जो होते हैं उसके बाद जो होते हैं य, र, ल, वही अंतस्थ होते हैं, ऊष्म होते हैं, इनको श्रेणी में विभक्त कर दिया जाता है। साथ ही साथ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बनता है। ठीक है, सिंगल नहीं होता। उदाहरण देख लेते, जैसे लिखा है श, क्षत्रिय वाला श, तो ये सिर्फ श नहीं है, ये क जमा श, षटकोण वाले से मिलकर बना है। तो ये जो त्रा बनता है, ये बनता है आधा ता जमा रा। ज्ञा जो बनता है ज प्लस इन्या। अब देखिए, जो श है और त्रा है वो तो सुनने में जैसा है, लिखने में भी वैसे ही, लेकिन जो ज्ञा है वो सुनने में अलग है और लिखने में अलग है। जैसे ज्ञ, तो ज्ञ में हमें ग की आवाज़ आती है और य की आवाज़ आती है, लेकिन यहाँ पर जो ये मिलकर बना है, जो जिन दो संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बना है, वो है ज प्लस न्या। ठीक है, फिर है श्रा, तो श्रा में श जबा रा, ये सुनाई देता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। बार बार यही कह रही हूँ, शब्दकोश को आसानी से समझने के लिए आपको स्वर और व्यंजनों का पूरा ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ये आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, बस आपको यहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जिस तरीके से हमारे व्यंजन देख लीजिए, जैसे कि हम लिखते हैं क, तो क को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसमें हम इसको वर्ण विच्छेद भी कह सकते हैं कि क आधा क के नीचे हलन प्लस अ, यानी सभी व्यंजनों के साथ स्वर जो होते हैं जुड़े होते हैं। अ क्या है? स्वर है, तो क जमा अ, तो क। ठीक है, व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, वो स्वरों के साथ ही मिलकर बनते हैं, लेकिन जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो व्यंजनों की सहायता से नहीं बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो अब आप वीडियो में ध्यान से देखिए, आपको एक चार्ट बना हुआ नज़र आ रहा होगा आपके वीडियो में की स्क्रीन पर, जिसमें आप देख रहे होंगे 24 वर्ण लिखे हुए हैं। ठीक है, 24 यहाँ पे व्यंजन आपको लिखे हुए हैं, जिसमें हम शब्दकोश में जो डिक्शनरी कैसे पढ़ी जाएगी या डिक्शनरी कैसे बनी हुई होती है या डिक्शनरी में कैसे शब्दों का चयन होता है, वो आप यहाँ पर एक बार देखेंगे तो आप आसानी से उसको समझ जाएंगे। तो जो डिक्शनरी आपकी होती है उसमें पहला व्यंजन हम उठा लेते हैं, जिसमें हमारा पहला व्यंजन होता है क। अब जैसा कि मैंने बताया, क एक व्यंजन है, हम क को क भी लिख सकते हैं और आधा क लिख के उसको अ भी लिख सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है व्यंजन के साथ एक स्वर जुड़ा हुआ है। तो अब आप देखेंगे, जब डिक्शनरी शुरू होगी तो उसमें क व्यंजन वाले शब्दों में पहले बिंदु और चंद्र बिंदु वाले क होगा। ठीक है, जो बिंदु और चंद्र बिंदु वाला, फिर उसके बाद नॉर्मल क होगा। फिर जब आप आ की मात्रा पे आएंगे, आप सबके आगे देखेंगे, सभी के आगे अ, आ, ई, उ सारे स्वर लिखे हुए हैं। तो जैसे जैसे डिक्शनरी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे क आगे बढ़ रहा है, उसके साथ उसकी मात्रा जुड़ती जा रही है। जैसे पहले नंबर पे जो कंग और क चंद्र बिंदु वाला है, ठीक है, उसमें अ की मात्रा है। तो जब भी डिक्शनरी में आपको शुरू होगी, उसमें बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्द आएंगे, उसके बाद आपका नॉर्मल जो मात्रा है उस वाला, जैसे कंग क, उसके बाद अ की मात्रा वाला क, फिर आ की मात्रा वाला का में कांग, यानी का के ऊपर बिंदु और का के ऊपर चंद्र बिंदु वाला, और फिर उसके बाद आ की मात्रा वाला का। इसी प्रकार ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ तक ये सब चीजें होंगी, और फिर ये हमारे क वाले जब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद इसी तरह ख वाले भी हमारे व्यंजन शुरू होंगे। अब आप देखेंगे, जब हमारे स्वर औ तक खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा 23वां और 24वां जो हमारा जो वर्ण है, उसमें क्या होगा, आधा क शुरू हो जाएगा। क के ऊपर चंद्र बिंदी, क के नीचे हलंत, ऊपर बिंदु और चंद्र बिंदी, और 24वां होगा क। ठीक है, यानी पहले पूरे होंगे, सबसे पहले बिंदु और चंद्र बिंदु से शुरू होगा, फिर नॉर्मल मात्राएं जो स्वर वाली होंगी वो शुरू होंगी। इसी प्रकार सभी स्वरों की जो मात्राएं लगी हैं वो होंगी, उसके बाद वो आधा का और बिंदु और चंद्र बिंदु वाला शुरू होगा। इसी प्रकार ख में होगा, ग में होगा, और सभी व्यंजनों में ये इसी तरह से फॉलो किया जाएगा। अगर आप
मैं यही कहूँगी कि जैसे ही आप ये देख रहे होंगे और आप इनको प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने ही माइंड में, तो आपको ये मेरे ख्याल से चार्ट लर्न भी हो गया होगा। और एक बार अगर आपको क का चार्ट लर्न हो गया तो आप सभी व्यंजन के चार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे और डिक्शनरी को सॉल्व कर पाएंगे, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उनको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं अब आपको इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे उसको समझना है। उस ट्रिक को समझने से पहले हम 2-4 एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। और जिस तरीके से मैथ्स होती है, जितनी ज़्यादा कहा जाता है मैथ्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथ्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। उसी प्रकार हर सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगता है। इंग्लिश में ग्रामर टॉपिक्स भी प्रैक्टिस मांगते हैं, हिंदी में व्याकरण टॉपिक भी जो है आपके प्रैक्टिस मांगते हैं। तो आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स को, उदाहरणों को प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा उदाहरणों को सॉल्व करोगे, आपका ये टॉपिक उतना, कोई भी टॉपिक हो ग्रामर का, वो उतनी जल्दी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हम इसमें देखिए पहला उदाहरण लेकर चलते हैं। इसमें जो पहला उदाहरण है उसमें क्या करना है, आपको उनको अरेंज करना है। अब जो ये उदाहरण दिया है इसको आपको क्रम के अनुसार लगाना है। जैसे आपका पहला उदाहरण देख लेते हैं, खिलौना, खरगोश, खजाना और खुश। अब इसमें क्या करेंगे, इसको क्रम के अनुसार लगाने के लिए सबसे पहले तो हम पहले वर्ण को देखेंगे। अब जो चारों शब्द है उसका पहला वर्ण ख है, तो इसमें हम कंफ्यूज हो गए। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है हमें तो चलो जिसको आती है वो सॉल्व कर लेगा, लेकिन जो पहला वर्ड है वो ख ही है। अगर मान लो ख क क ख ग घ, तो कोई भी सॉल्व कर लेता कि पहले क आता है, फिर ख आता है, फिर ग आता है, फिर घ आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चारों ही जो व्यंजन है, चारों ही जो शब्द है, उसमें पहला वर्ण जो है ख है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, चलो हमने पहला व्यंजन देख लिया, अब हम इसमें मात्राएं देखेंगे। सबसे पहला तो है ख, खिलौना में छोटी ई की मात्रा है। ख जो है अ की मात्रा है। ख जाना में जो है अ की मात्रा है। खुश में ऊ की मात्रा है। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा है। अब अ, खरगोश वाला अ और खजाना वाला अ, अब इन दोनों में अ की मात्रा है, तो अ सबसे पहला स्वर है हमारा, तो ये दोनों तो हो गए। चलो इनमें से कोई एक पहले आएगा। अब इसमें कैसे हम जज करें कि कौन सा पहले आएगा। अब हम देखेंगे खरगोश और खजाना। अब हम दूसरे व्यंजन की ओर बढ़ेंगे, हम दूसरे वर्ण की ओर बढ़ेंगे। पहले वर्ण में हमने क्लियर कर लिया, उसके अलावा कुछ नहीं बचा उसमें मात्रा देखने के अलावा। अब हम दूसरे वर्ण की ओर बढ़ेंगे कि जो ज है वो र से पहले आता है। अब आप ज पे आ की मात्रा पे मत जाना कि र पे तो अ की मात्रा है और ज पे आ की मात्रा है, तो इसलिए खरगोश पहले आएगा। नहीं, ज जो है वो र जो है वो ज के बाद आता है वर्णमाला में, व्यंजनों में, इसलिए जो खजाना है वो पहले आएगा। खरगोश जो आएगा वो दूसरे नंबर पे आएगा। अब खिलौना में छोटी ई की मात्रा है और खुश में छोटी ऊ की मात्रा है, तो जो ई है वो ऊ से पहले आता है, इसलिए खिलौना तीसरे नंबर पे, वही खुश जो है चौथे नंबर पर आएगा। हम एक और उदाहरण लेकर चलते हैं, जैसे चांद, चम्मच, चीनी, चाची। अब ये भी च च च है, पहला हमने ये देख लिया। अब क्या कुछ छात्र इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि चंद्र बिंदु चांद पे लगा है, तो चलो पहला ये आएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो च है उस पे आ की मात्रा लगी हुई है और जो च है उसमें अ की मात्रा है, तो इस वजह से चम्मच वाले में अ की मात्रा है, तो चम्मच पहले आएगा और चांद बाद में आएगा। सिर्फ चंद्र बिंदु में भी कंफ्यूज मत होइए कि ये लग रहा है तो ये पहले आएगा, उसके साथ मात्रा भी देखिए कौन सी लगी हुई है। अब बचा चीनी और चाची। अब चीनी जो है बड़ी की मात्रा है और चाची में आ की मात्रा है, तो ई से पहले आ आता है, तो इसलिए चाची तीसरे नंबर पर और चीनी जो है चौथे नंबर पर आएगा। आशा करती हूँ इन 2 उदाहरणों के माध्यम से आपको क्लियर होगा। साथ ही साथ मैं वीडियो में आपको बाद में कोई इसके जो MCQs है वो भी डिस्कस करूँगी, ताकि और अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। अब हम इसके एक ट्रिक की ओर बढ़ते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है या शब्दकोश को देखने का जो तरीका है वो क्या है। शब्दकोश को देखने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक चार्ट बना हुआ है जिसमें वो सर्कल में है। ठीक है, जिसमें पहला है वर्ण, मात्रा और बिंदु या चंद्र बिंदु। अब उदाहरण के माध्यम से ऊपर के किसी एक उदाहरण को देख लेते हैं, जैसे कि हम खिलौना, खरगोश, खजाना, खुश देख लेते हैं। अब जब हम शब्दकोश में देखते हैं शब्दों को, तो सबसे पहले हम वर्ण को देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर ऊपर के चारों शब्दों में अलग अलग वर्ण होते तो हम इजीली पहचान जाते कि क पहले आता है, ख बाद में आता है, ग, तो उसी में वो क्लियर हो जाता कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा और चौथा
क्या है, लेकिन इसमें ख ख ख सेम ही वर्ण है। तो अब हम बढ़ते हैं मात्रा की तरफ। अब हम देखेंगे चारों ख में कौन-कौन सी मात्रा है। पहले वाले में छोटी की मात्रा है, दूसरे में अ की, तीसरे में अ की और चौथे में छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ जो है अ सबसे पहले आता है और ई और ऊ बाद में आता है, तो इसलिए सबसे पहले खरगोश या खजाना आएगा। अब इसमें भी हमें कन्फ्यूजन है, तो अब हम तीसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तीसरा स्टेप है बिंदु या चंद्र बिंदु। अब हम इसमें देखेंगे बिंदु या चंद्र बिंदु। अब हमें यहाँ पे बिंदु या चंद्र बिंदु नहीं आ रहा, तो हम नेक्स्ट जो है वर्ण की ओर बढ़ जाएंगे, यानी हम सेकंड वर्ण की ओर बढ़ जाएंगे। अभी हम ख को देख रहे थे, अब हम दूसरे, क्योंकि इन चारों में से किसी में भी चंद्र बिंदु या बिंदु नहीं है, तो हम वापस से स्टेप देखिए ना, राउंड राउंड जो ये स्टेप है ये सर्कल में है। ठीक है, तो ये राउंड राउंड घूम रहा है। ठीक है, पहले वर्ण और पहली मात्राओं को अब हम देख चुके हैं, अब इसके अलावा हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, तो अब हम दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, यानी दूसरे वर्णों की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा है र और ज। अब जैसा कि जो र है वो ज से बाद में आता है, इस वजह से जो खजाना है वो पहले आएगा, खरगोश जो है बाद में आएगा। अब जैसा कि खिलौना और जो खुश है, उसमें हमने मात्राओं के वजह से जजमेंट की थी, तो जो खिलौना है वो छोटी की मात्रा है और जो खुश है वो बड़ी छोटी ऊ की मात्रा है। तो ई जो है ऊ से पहले आता है, तो इस वजह से खिलौना जो है तीसरा शब्द है और चौथा जो है वो है खुश। ये अत्यंत ही सरल टॉपिक है। अगर एक बार आपको स्वर व्यंजन अच्छे से क्लियर हो जाए, ये आपको जो मैंने चार्ट प्रोवाइड किया है ये आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो आप बहुत ही इजीली जो शब्दकोश से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आएंगे वो बहुत ही इजीली आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये क्लियर होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और उदाहरणों के माध्यम से। अभी तक तो यहाँ हम व्यंजनों की बात कर रहे थे कि अगर डिक्शनरी में आपको कोई शब्द ढूंढना है जो व्यंजन वाला है। अब हम एक बार स्वर वाला भी देख लेते हैं कि अगर स्वर वाले आपको डिक्शनरी में ढूंढने हो तो इसमें भी वही रूल फॉलो होता है। जैसे अ आ ई आपको ये क्रम के अनुसार लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसमें भी अ है तो अ के पहले अंग यानी बिंदु और चंद्र बिंदु वाला, फिर अ, फिर आ की मात्रा शुरू हुई तो बिंदु और चंद्र बिंदु वाला, फिर आ, ई, फिर बिंदु या चंद्र बिंदु वाला, फिर ई। तो इसी तरीके से स्वरों में भी जो है फॉलो किया जाता है। आप इस चार्ट को देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्वरों में भी हम एक उदाहरण की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे देखते हैं, इसमें हमारे पास उदाहरण है, आप क्रम के अनुसार लगाना है। इसमें जो पहला है वो है इमली, इंतजार, इख और इठलाना। अब इसमें क्या है, स्वर है, तो स्वरों में मात्रा तो लगती नहीं है, हम इसी में उसी रूल को फॉलो करेंगे कि वर्ण, मात्रा और बिंदु और चंद्र बिंदु। ठीक है, तो अब देखिए चारों में जो पहला वर्ण है वो ई है। ठीक है, लेकिन इमली, इंतजार और इठलाना में छोटा ई है और जो इख है उसमें बड़ा ई है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, छोटा ई पहले आता है और बड़ा ई बाद में आता है, तो इख जो है चौथे नंबर पर ही आएगा। इन तीनों में से ही कोई पहला, दूसरा और तीसरा हमें सिलेक्ट करना है। अब क्या करेंगे, पहले राउंड में तो हमें वर्ण में पता चल गया। अब जैसे कि मैंने बोला था कि स्वरों में मात्रा नहीं लगती, तो मात्रा वाला राउंड तो यहाँ छूट गया। अब हम यहाँ देखते हैं बिंदु और चंद्र बिंदु कहाँ लगा है, तो हम देखेंगे कि इंतजार में बिंदु लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ये क्लियर हो गया कि पहले नंबर पर इंतजार आएगा। अब पहले राउंड में क्लियर नहीं हुआ, अब हम दूसरे राउंड की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम दूसरे शब्द को देखेंगे। अब हमें ये तो कंफर्म है, इख चौथे नंबर पे आएगा और इंतजार पहले नंबर पर आएगा। इसी में से इठलाना और इमली, इन दोनों में से कोई एक दूसरे पे और एक कोई तीसरे पे आएगा। अब इसको कैसे देखेंगे, अब इमली में म और इठलाना में ठ। जो ठ है वो म से पहले आता है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ण को ध्यान में रखते हुए इठलाना जो है दूसरे नंबर पर आएगा और जो इमली है तीसरे नंबर पर, और जैसा कि हम जान ही चुके हैं जो इक है वो चौथे नंबर पर आएगा। इस वजह से हमारा ये उदाहरण भी यहाँ पर सॉल्व होता है। अगर आप व्यंजन की डिक्शनरी सीख गए हैं तो स्वरों की तो और इजीली आप सीख जाएंगे। बस स्वरों में ये अंतर होता है, उसमें मात्राएं नहीं होती और व्यंजनों के साथ मात्रा लगी हुई होती है। एक और उदाहरण है क्वार, क्षत्रिय, क्षेत्र, क्या। अब जैसा कि हमने आधे वाले बात की थी कि लास्ट में आएंगे, वो जब हमारी औ तक के खत्म हो जाएंगे, औ तक की मात्रा वाले स्वर वाले खत्म हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे आगे क्षत्रिय, ठीक है, और क्षेत्र। अब यहाँ पे आप कुछ छात्र जो कहेंगे कि इसके बारे में तो बात ही नहीं हुई थी, तो मैं ये बता दूँ, ये आपके संयुक्त व्यंजन है, जिसमें मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि दो व्यंजनों के योग से ये बनते हैं। जैसे क्षत्रिय जो है क प्लस श से मिलकर बना है, तो ये दोनों ही व्यंजन हुए, आधा क प्लस श, और क्षेत्र में भी आधा क प्लस शे, तो ये चारों ही आधा का हो गए। नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी होगा कि क प्लस
आधा क प्लस व, आधा क प्लस श, आधा क प्लस शे, आधा क प्लस या। अब हम वर्णों को तो देख ही चुके हैं कि चारों में क्या है, आधा क है, तो वर्णों के आधार पे तो क्लियर नहीं हुआ। अब मात्रा हम देखेंगे तो मात्रा जो है किसी में भी नहीं है, क्योंकि ये सब आधे क है, तो मात्रा के आधार पर भी क्लियर नहीं हुआ। बिंदु और चंद्र बिंदु के आधार पर देखेंगे तो बिंदु चंद्र बिंदु भी किसी में नहीं है, इसलिए ये भी टॉपिक ये भी जो स्टेप था वो इसमें नहीं क्लियर हुआ। अब दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, दूसरे राउंड की ओर बढ़ते हैं। दूसरे राउंड में हम देखेंगे कि आधे क के आगे व है क्वार में, क्षत्रिय में आधे क के आगे श है, क्षेत्र में आधे क के आगे शे है, और क्या में आधे क के आगे या है। तो जो या है वो श और व से पहले आता है, जिसकी वजह से जो क्या है वो पहले नंबर पर आएगा। अब जो व है वो श से पहले आता है, तो क्वार वाला वो दूसरे नंबर पर आएगा। अब क्षत्रिय और क्षेत्र में श है, लेकिन क्षत्रिय वाले श में अ की मात्रा है और क्षेत्र वाले श में ए की मात्रा है, जिसकी वजह से जो क्षत्रिय है वो तीसरे नंबर पर आएगा और जो क्षेत्र है वो चौथे नंबर पर आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बार बार कहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कीजिए, नेट से देखिए, साथ ही साथ मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करूँगी। अगर आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल मिलता है आपको क्लियर नहीं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ से आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। और मेरे नोट से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों की प्रैक्टिस कीजिए। जो शब्दकोश है, अलग अलग उद्देश्य उपयोग हेतु अलग अलग शब्दकोश भी होते हैं कि जैसे कि सामान्य शब्दकोश, तकनीकी या विशेष शब्दकोश, जिसमें जो सामान्य शब्दकोश होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, यानी शब्दों के अर्थ और ग्रामिक तरीके से यानी व्याकरणिक परिचय उसका दिया जाता है, जिसमें एक भाषी शब्दकोश, द्विभाषी शब्दकोश और बहुभाषी शब्दकोश होते हैं। एक भाषी शब्दकोश में जैसे हिंदी शब्दकोश अंग्रेजी, यानी हिंदी टू हिंदी, इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है। वहीं दूसरी और द्विभाषी में जैसे हिंदी टू अंग्रेजी, यानी हमें हिंदी में कोई इंग्लिश में कोई वर्ड पता है, हिंदी में उसका आंसर ढूंढना है, या इंग्लिश में कोई वर्ड पता है, उसका हिंदी में कोई आंसर ढूंढना है। और बहुभाषी जिसमें जैसे मान लीजिए उर्दू का कोई शब्द है या इंग्लिश का कोई शब्द है, उसका 3-4 लैंग्वेज में उसके मतलब दे रखे हो, तो वो बहुभाषी। वहीं होते हैं तकनीकी या विशेष शब्दकोश, और ये भी कई तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। कार्यालय, जिसमें कार्यालय ऑफिस से संबंधित से जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड डिक्शनरी होती है। और जो विधि एवं न्यायालय शब्दकोश, यानी जो कानून के लिए होती है, जो कानून के लोग होते हैं उनके जो वर्ड्स होते हैं। विज्ञान शब्दकोश जो डॉक्टर्स के लिए हुई, जैसे साइंटिफिक जो वर्ड्स हैं उनके शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। चौथा है प्राचीन इतिहास शब्दकोश, यानी पुरानी चीज़ों के बारे में, उसके अर्थों के बारे में जानने के लिए ये शब्दकोश। आगे हम बढ़ते हैं संदर्भ ग्रंथ। मेन इसमें है शब्दकोश, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, ये एक बार आप रीड आउट कर लीजिए, ये भी आपके सिलेबस में ही इंक्लूडेड है। और संदर्भ ग्रंथ किसे कहा जाता है? जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं, उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित, यानी मानव के अंदर जो ज्ञान है उसको संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यानी इंसान को कुछ आता है और उसने कुछ भी, कोई जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई रिसर्च की और उसकी चीज़ों को, उन सब चीज़ों को उसके बारे में बताना, वो होता है संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान होते हैं। जब किसी विषय पर तुरंत जानकारी की आवश्यकता होती है तो संदर्भ ग्रंथ, जैसे हम गूगल लिख सकते हैं, आज के टाइम में तो सब गूगल ही करते हैं, तो संदर्भ ग्रंथ भी, गूगल भी संदर्भ ग्रंथ की तरह ही काम आते हैं। अगला है इनके प्रकार कितने होते हैं? विश्व ज्ञान कोश, व्यक्ति या चरित्र कोश और साहित्य कोश। विश्व ज्ञान कोश यानी मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारियों का संक्षिप्त संकलन यहाँ पर दिया जाता है। व्यक्ति या चरित्र कोश यानी विभिन्न क्षेत्रों के महान हस्तियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी, यानी पुराने ऐतिहासिक लोग उनके बारे में, या साहित्य कोश या साहित्य के बारे में संकलन यहाँ पर हमें अवेलेबल होता है। तो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने का यहाँ प्रयत्न किया है। कोशिश रहेगी आपको और आसानी से समझ आ जाए मेरे उदाहरणों के माध्यम से। या कुछ उदाहरणों की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपका ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। हम पहला प्रश्न देखेंगे कि हिंदी शब्दकोश में क्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पहला कौन सा शब्द मिलेगा। तो अब जैसा कि देखेंगे, जो चारों शब्द है वर्ण के आधार पर अगर हम देखेंगे तो चारों में क है, ठीक है। अब हम मात्रा के आधार पर, तो क में क्या है कि
पहला का है, आधा का है। तो जैसे कि हमने बात की थी, जो आधा का होता है वो लास्ट में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो पहले नंबर पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसको हम साइड कर देते, क्रॉस कर देते हैं। अब हम कथन को देखेंगे, कृपा को देखेंगे, कमल को देखेंगे। अब जो क्री है वो क्री पे भी री की मात्रा है, और जो कथन पे है और कमल पे अ की मात्रा है, क के साथ अ की मात्रा है। तो ऑब्वियस है कथन या कमल में से इनमें से कोई पहला आएगा, तो क्री को भी हम साइड कर देते हैं। अब हम देखेंगे कथन और कमल दोनों में अ की मात्रा है, ठीक है। चलो अब हम मात्रा हम यहाँ देख लेते हैं। ये तो मात्राओं अ की दोनों सेम है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप है बिंदु चंद्र बिंदु, इन दोनों में से किसी में भी चंद्र बिंदु या बिंदु नहीं है, ये स्टेप भी क्लियर हो गया। अब हम राउंड 2 की तरफ आते हैं, जिसमें राउंड 2 में क्या है, जो पहला कथन है उसमें थ है और कमल में जो है म है। तो म जो है वो थ के बाद आता है, जिसकी वजह से कथन जो है पहला शब्दकोश में क्रम की दृष्टि से पहला शब्द यहाँ पर होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है कि शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा। तो जैसा कि जो शासन, शौर्य, श्याम और श्रमिक है, इनमें श्रमिक में श्र है, ठीक है। और जो श ये शासन, शौर्य, श्याम, ये श है, शलगम वाले। अब जो श्रमिक है, श्र है, वो श व्यंजन के बाद आता है, तो ऑब्वियस ही बात है, तो श्रमिक ही एक है। तो श से पहले यानी श्रमिक से पहले श्रद्धा यहाँ पर आएगा। अब प्रश्न 3 है कि हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यही क्लियर होना चाहिए कि जो ज्ञ है वो एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो ज्ञान है यहाँ पर, तो ज्ञ किन दो शब्द व्यंजनों के योग से बनता है, वो बनता है ज प्लस इया। तो ज कहाँ आता है, च वर्ग में, ठीक है। तो आप अगर अपने वर्णमाला को देखेंगे तो च वर्ग में देखिए ज लिखा है, तो इस वजह से च वर्ग के वर्णों में हमारा ज्ञान शब्द मिलेगा। प्रश्न 4 है कि हिंदी शब्दकोश में श क्षत्रिय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, श का। तो ऑब्वियस सी बात है, जो श है एक संयुक्त व्यंजन है, तो ये संयुक्त व्यंजन क प्लस श से मिलके बनता है, यानी आधा का प्लस श षटकोण। तो इस वजह से जो है ये क की श्रेणी में आएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 का। अगला प्रश्न है शब्दकोश में निम्न में सबसे अंत में आने वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें देखेंगे व्योम, शोक, व्युत्पत्ति और शीर्ष। व्योम और जो व्युत्पत्ति है दोनों आधे आधे हैं, और शोक और शीर्ष है, ठीक है। तो जो व है वो श से पहले आता है, ठीक है। तो व्योम और व्युत्पत्ति में क्या होगा, जो व्योम है वो उसमें ओ की मात्रा है और व्युत्पत्ति में छोटे ओ की मात्रा है, तो व्युत्पत्ति पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे व्योम आएगा। अब बचा शोक और शीर्ष। अब क्या होगा, शोक में भी ओ की मात्रा है और शीर्ष में बड़ी ई की मात्रा है, तो ओ जो है ई से बाद में आता है, तो इस वजह से मात्रा की दृष्टि पर जो शोक है वो अंत में आएगा और जो शीर्ष है वो इससे पहले आएगा। अगला है कि शब्दकोश में शब्दों का क्रम किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। तो अकारादि क्रम में निर्धारित किया जाता है। अकारादि क्रम किसको कहा जाता है, जिसमें देवनागरी वर्णमाला के अनुसार आरंभ होने वाले शब्दों का क्रम। देवनागरी वर्णमाला सबको मालूम है, हमारी हिंदी में वही प्रयोग होती है, तो उसके अनुसार आकारादि क्रम। शब्दकोश में निम्न में से इनमें से अंत में आने वाला शब्द कौन सा है। तो इनमें से अंत में आने वाला शब्द हम देखेंगे छलनी, छलना, छाता, छल्ला। अब वर्ण के आधार पे तो छ है। अब क्या है, छलनी, छलना में अ की मात्रा है और चौथे छल्ला में भी अ की मात्रा है, तो छाता जो है अंत में आएगा क्योंकि उसमें बड़े आ की मात्रा है। यहाँ क्लियर हो गया। अगला हम देखते हैं शब्दकोश शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो शब्दकोश शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, और लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है डिक्शनरिज्म, और जिसका अर्थ होता है शब्द और वाक्यांश का एक संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं शब्दकोश में निम्न में से अंत में आने वाला शब्द कौन सा है। तो इनमें क्या है, श्याम, चारों में श है, तो वर्णमाला के आधार पर श है। अब जो पहला है वो आधा श है, तो वो अंत में आएगा, बाकी जो है शुरू में पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आएंगे। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में निम्न में से किन वर्णों का लेखन नहीं होता। तो इन तीनों का ही नहीं होता, न श का, न त्र का, न ज्ञ का, क्योंकि ये जो तीनों हैं इनका स्वतंत्र रूप से लेखन नहीं होता, इनके साथ स्वर जो है जुड़े हुए, इनके ये दो व्यंजनों के योग से मिलकर बनता है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि शब्दकोश में निम्न में से अंत में आने वाला शब्द कौन सा है। तो डकर, डंग, डकैती और डंडा। अब जो बिंदु वाले हैं वो तो पहले आते हैं, तो ये अंत में नहीं आएंगे। उसके बाद डकर और डकैती में पहले ड में अ की मात्रा और डकैती में ए की मात्रा, तो ए अ से बाद में आता है, जिस वजह से जो डकैती है वो अंत में
आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऐसा ग्रंथ जिसमें शब्दों की वर्तनी, उसकी व्युत्पत्ति, व्याकरण निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग आदि का सन्निवेश होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये एक डेफिनेशन है, ये एक परिभाषा है। तो ये किसकी परिभाषा है? ये शब्दकोश की परिभाषा है कि शब्दकोश में मात्राओं का, वर्तनी का ज्ञान, उसको उत्पन्न कैसे हुए हैं, ठीक है, व्याकरण का निर्देश क्या कहता है, क्या ऑर्डर्स है, क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है और किस तरीके से प्रयोग इसमें होता है, उसके आधार पर शब्दकोश की जो परिभाषा है वो डिफाइन होती है। तो ये शब्दकोश की डेफिनेशन है। अगला प्रश्न है शब्दकोश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दकोश हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द का प्रकार नहीं है? एक भाषा कोश, द्विभाषा कोश, बहुभाषा कोश और त्रिभाषा कोश। तो जो त्रिभाषा कोश है वो शब्द का प्रकार नहीं है। अब है शब्दकोश का क्या अर्थ है? तो जैसा कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि शब्दकोश का अर्थ है शब्दों का खजाना, ठीक है, जिसमें हमें शब्दों का खजाना मिलता है। शब्दों के बारे में हम जान पाते हैं कि किस शब्द का क्या अर्थ है, कितने प्रकार के शब्द है, कितने व्यंजन है, कितने स्वर है, सारे शब्दों का भरमार हमें वहाँ देखने को मिलती है। तो इस वजह से शब्दकोश का अर्थ है शब्दों का खजाना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आंसर जो हैं, बहुत से एमसीक्यूज हैं डिस्कस कर लिए। उसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, ये टॉपिक क्लियर नहीं है या आपको कोई एग्जाम्पल ऐसा मिला है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या और भी एग्जाम्पल्स के अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और साथ ही साथ जो भी रिटर्न पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ आप अभिव्यक्ति और माध्यम की आपको एक अलग से प्लेलिस्ट जो है अवेलेबल होगी, आप वहाँ जाके अभिव्यक्ति और माध्यम के सभी चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।